I am going to start the second half, and recording has already been started. Please solve this problem and let me know that what will be the amount at the beginning of year number 3 in this problem. Any student? Five double zero eight. 500. Just compare your values. Your calculation is wrong. चेक करें क्यों रॉन्ग है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने अब जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट में से वापस करनी है दैट इज 1896. ठीक है, ये अमाउंट हमारी इसमें से माइनस होगी 6276 में से। जिस तरह हमने 8000 में से 1724 माइनस किया था तो हमारे पास 6276 on the same lines we are going to minus 1896 from 6276 because this is the amount that I'm going to pay from the principal amount of year number 2. बाकी तो ये जो हमारे 628 है दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमने पे कर देना है। That's why at the beginning of year number 3 we have this 4380. जी कुछ बात क्लियर हुई है या फर्दर क्लैरिटी रिक्वायर्ड है? जी जिन स्टूडेंट ने आंसर किया काइंडली बताएं कि ये 4380 की समझ आ गई है या दोबारा रिपीट कर दूं? Any student? जी मोहम्मद हसन सुहेल। इख्तिशामुल हक। ओके आई एम रिपीटिंग कि ये 4380 कैसे आया? in the problem it is given that we have to 2524 at the end. So
दिस अमाउंट विल नाउ जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हमें सेकंड कॉलम में पता है कि इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है। इसका क्या मतलब है कि अमाउंट जो है वो तो हम एज इट इज वापस कर देंगे, लेकिन टोटल क्योंकि हमने 2524 बनाना है तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट में से आए। तो पहले सवाल में प्रिंसिपल अमाउंट में से हम 1724 डॉलर्स जो है वो यूज करेंगे फॉर द रीपेमेंट पर्पस, जो कि प्रिंसिपल में से होगी। टोटल तो हमने 2524 रिटर्न करना है, लेकिन इसमें 1724 प्रिंसिपल अमाउंट में से होगा और 800 इंटरेस्ट की। दूसरे साल के शुरू में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगी, क्यों? हमने 1724 प्रिंसिपल अमाउंट में से वी हैव ऑलरेडी पेड। In the same way, we have paid 1,896 from the principal amount of 6,276 and the remaining amount is 4,380. Now we are going to see that how much we are going to we will have in the beginning of year number 4, that is 2,294. The amount of interest is 230. Total amount that we are going to pay is 2,524, in which 2,294 is from principal and the remaining amount 230 is of interest. So this is called as equal end of year payments. इसको हम क्या कह देते हैं कि इक्वल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स, कि हर साल एक जितनी पेमेंट हमने करनी है। इस प्रॉब्लम में 2524 आपको गिवन है, लेकिन ये किस तरह से आया है कि इक्वल एंड ऑफ ईयर पेमेंट, इसका फॉर्मूला आपकी बुक में अवेलेबल है। The formula of getting this equal end of year payment is available in your book that is being shared with you. So you need to go through that formula as well. This is about equal end of year payments. Now the total interest paid 2096 is 10% of total dollar years. Now the plan number 4, no interest and no principal paid for first 3 years. At the end of 4th year, the original principal plus interest is paid, and in bracket it is mentioned compounded. इसकी आप क्वेश्चन की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हम 3 साल तक कोई भी ना इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं, या उसका कुछ पोर्शन रिटर्न कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट 3 years वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न any interest or any amount from amount, but because loan is for 4 years, at the end of 4th year we need to जो कि इसको हम सॉल्व इन जीरो पे जीरो टोटल। In this scenario, what will be the amount at the beginning of year number 2? In this scenario, what will be the amount at the beginning of year number 2? 8,800. Okay, that's correct. 8,800, बिकॉज हमने ना इंटरेस्ट वापस किया है, ना हमने प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ पोर्शन वापस किया है। सो ईयर नंबर 2 में इंटरेस्ट के साथ अमाउंट हमारे पास है। ईयर नंबर 3 में वी हैव दिस अमाउंट, एंड इन ईयर नंबर 4 में कहाँ पे चेंज आएगी? टोटल एंड ऑफ ईयर पेमेंट और in year number 4 we are going to pay the
11,730 और उसमें से 8,000 है प्रिंसिपल जो हमने लोन लिया है, वो वाला प्रिंसिपल हम कंसीडर कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 1. सो दिस इज द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कि आप जो है वो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द लोन यू आर नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी अमाउंट or any interest at the end of year number 4 you are going to return the interest plus the original amount of loan. So total interest paid 3,713 is 10% of total dollar. तो ये एक स्टेटमेंट आपको सारे प्लान्स के एंड पे मिल रही है. इसको हम अपनी फर्दर स्लाइड्स में देखते हैं. इस प्लान नंबर 4 में किसी को कोई इशू हो, दैट इज द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सर ये तो बहुत नुकसान की डील हुई. नुकसान किसको हो रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट सर जिसने लोन लिया सर देखें 11,713 उसको मतलब कि पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. हाँ उसको नहीं, ये टोटल अमाउंट उसको इतनी देनी पड़ रही है. इंटरेस्ट जो है ऑफ कोर्स कि इसमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग. इसकी लॉजिक क्या है ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इस केस में उसके पास जो अमाउंट इन यूज़ रही है वो भी, आप अगर चारों प्लान्स देख लें तो जो अमाउंट टोटल डॉलर ईयर्स जिसको हम कह रहे हैं, द सम ऑफ दिस सेकेंड कॉलम, तो इस केस में उसके पास जो अमाउंट रही है टोटल डॉलर ईयर्स दैट इज हाईएस्ट. इसी वजह से अगर उसने ज़्यादा अमाउंट जो है उसको उसके अपने पास रखी है और उसका यूज़ किया है तो अकॉर्डिंगली उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ा है. तो कंपाउंड की सिंपल सी रीज़न है कि आप ज़्यादा क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, उस इंटरेस्ट को भी आप खुद यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई यू नीड टू पे मोर एट द एंड ऑफ द डे इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि जितनी रकम आप यूज़ कर रहे होंगे उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. फ्रॉम द एथिकल पर्सपेक्टिव, जो कि हमने पहले लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस किया था कि ऑफ कोर्स के एथिकल पर्सपेक्टिव में तो ये अमाउंट ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि जो पहले ही लोन ले रहा है मे बी दैट इज़ अ नीडी पर्सन, वो अगर कोई भी अमाउंट वापस नहीं कर पा रहा तो उस पर बर्डन जो है वो बढ़ता जाता है. इसीलिए I have already also shared that sometimes the amount of interest is more than the original amount of loan. That is because of compounding. तो एक पार्टी को तो सफ़र करना पड़ता है इस केस में. और बेसिकली ये हम एथिकल टर्म्स में अगर बात करें, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे तो बिकॉज money has time value, and if you are using larger amount of money for in terms के आप इंटरेस्ट भी वापस नहीं कर रहे तो आपको अकॉर्डिंगली ज़्यादा अमाउंट वापस करनी पड़ेगी. ठीक है, इसी को अभी हम फर्दर भी देखते हैं. See the comparison of these 4 plans. The 4 plans are equivalent at an interest rate of 10% per year. Plan 4 involves compound interest. The total amount of interest repaid in this plan 4 is highest of the all plans. Economic equivalence is established in general when we are indifferent between a future payment or series of future payments and a present sum of money. इसको हम जो टोटल डॉलर ईयर्स है इसको समटाइम कह देते हैं एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है कि आप कितने जो टोटल डॉलर ईयर्स हैं अगर उसकी बार्स बनाएं और फिर उस पर एक कर्व ड्रा करें तो जितना एरिया आएगा दैट इज basically total dollar years. We are simply taking that concept, that is the sum of second column. Second column क्या है कि आपके हर ईयर की बिगनिंग में कितनी अमाउंट आपके पास रही है, 4 years में आप इतनी अमाउंट जो है वो यूज कर रहे हैं. ठीक है, नाउ कंपैरिजन ऑफ प्लान 1 to 4. Summing the amount owed at the beginning of the year yields the amount of money rented in dollar years. दिस वन, ये प्लान 1 के लिए हमारा आंसर जो है ये हमारा प्लान 1 है. प्लान 2, प्लान 3 एंड प्लान 4 उसमें एरिया अंडर द कर्व और टोटल डॉलर ईयर्स लिखे हुए हैं, फिर टोटल इंटरेस्ट पेड है, रेशियो ऑफ टोटल इंटरेस्ट टू डॉलर ईयर्स, यानी टोटल इंटरेस्ट टू डॉलर ईयर इज 0.10. अब कंक्लूड हम क्या करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक्स
Equivalence is established when total interest paid divided by total dollar years of borrowing is a constant ratio among financing plans. अगर आपकी ये रेशियो सेम आती है आपके प्लान्स में, तो आपके प्लान्स इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट हैं. और इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि दीज आर इक्वली डिजायरेबल as far as the economic values are concerned, because they are economically equivalent. बेशक उसकी हमारी जो पेमेंट ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन वो पेमेंट ज़्यादा होने की रीज़न क्या है कि आपके पास ज़्यादा अमाउंट आप यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा जो है अमाउंट करनी पड़ रही है. लेकिन अगर हम रेशो निकालते हैं दैट विल बी सेम. यही बात यहाँ पे लिखी हुई है. Conclusion: economic equivalence exists between cash flows that have the same economic effect and could therefore be traded for one another. Even though the amounts and timings of cash flows may differ, the appropriate interest rate makes them equal. That was about in detail about the economic equivalence. We have solved 4 different plans and we have seen that how they are economically equivalent. Now these are the small problems from personal financing point of view. That is basically the application of the formula. इसमें हम compounding को देख रहे हैं. If you deposit $P today for n periods at I, you will have $F at the end of period n. क्या मतलब कि अगर आप $P डिपॉजिट करवाते हैं फॉर n नंबर ऑफ पीरियड्स, यू विल हैव $F एट द एंड. फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू P1 प्लस I रेज टू पावर n. एंड दिस फॉर्मूला विल कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको, वो कंपाउंडिंग उसमें हुई होगी, यानी कंपाउंडेड वैल्यूज आपको मिलेंगी. ठीक है. Now calculate this. If you deposit 2042 today in a saving account that pays 8% interest annually, how much would you have at the end of 5 years? उस फॉर्मूले को अप्लाई करें और रिजल्ट मुझे बताएं. Kindly apply that formula and let me know the results. F is equals to P1 plus I raised to power n. अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. कोई कैलकुलेट कर रहे हैं इसको? यस सर. क्या रिजल्ट्स हैं? सर अभी हो रहा है. ठीक है. सर 3000 और 3000, that's correct. 3000 is correct answer. You can also calculate I. That is one more problem. Various dollar amounts that will be economically equivalent to $3,000 in 5 years, given an interest rate of 8%. ये प्रॉब्लम क्या है? ये जो इस वक्त शो हो रहा है, दैट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि अगर आप n चेंज करते जाते हैं तो कौन सी अमाउंट किसके इक्विवेलेंट है. ठीक है.
right now 2042 is economically equivalent to 3000 after 5 years. ठीक है, अगर एक साल के बाद आपको ये अमाउंट जो है 3000 के इक्विवेलेंट करना चाह रहे हैं 8% के, दैट यू नीड 2205. सिंपली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट of values. Everybody wants that his or her money should be double, कि आपकी अमाउंट जो है वो डबल हो जाए, P से 2P हो जाए. So at 10% how long it will take? इसको kindly you can solve this as well, कि how long it will take for an amount 10 years. जी 10 years. 10 years. आंसर मेरा ख्याल है ठीक नहीं है आपका. 10 years आपने कैसे बताए हैं? बेसिकली ये कंपाउंडिंग का प्रॉब्लम है. तो कंपाउंडिंग के प्रॉब्लम में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स डिफरेंट आएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है. कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट ऐड होती जा रही है ओरिजिनल अमाउंट में. आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे? ठीक है, चलें इसका सॉल्यूशन देख लें. F इज इक्वल टू 2P, उसी फॉर्मूले को यूज किया है, लॉग लिया है 7.27 ईयर्स. At 10% interest rate, your amount will be double in 7.27 years. इसको हम रोल ऑफ 72 भी कह देते हैं, रोल ऑफ 72. रोल ऑफ 72 क्या है कि हमें एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाती है कि हम एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे हमारी अमाउंट कितना जो है वो कब डबल होगी. ठीक है, जैसे 10% इंटरेस्ट रेट पे 7.2 ईयर्स, इट विल टेक 7.2 ईयर्स. Now, there is an important note stating that for more detail, read topics 3.1 to 3.9 from Engineering Economy 11 edition by William J. Sullivan, along with problems. तो ये आप स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम वहाँ पे गिवन है, यू विल सॉल्व दैट वन. दैट इज ये थर्ड एडिशन की रेफरेंस है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, उसका चैप्टर देख लें, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू the topics along with the problems. That is as far as the presentation part is concerned. You can ask question if you have. Otherwise, I will go through the assignment that you need to submit. सर असाइनमेंट पूछ ले सर. असाइनमेंट डिस्कस कर लें, ठीक है. Your assignment number 1, you need to answer these questions. असाइनमेंट क्या है कि आपके वेम्पायर लोड का आपके पास जो है हमने हल्का सा टच किया था इसको लाइफ साइकिल कॉस्ट के उसमें. इसकी रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी लाइफ साइकिल कॉस्ट के जो अदर्स में है, जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ पार्ट इसका गिवन है. फर्दर यू कैन क्या है या वेम्पायर एनर्जी, तो उसका इन योर ओन वर्ड आप 1 पेज उसका लिखेंगे. सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे क्या है. सेकंड जो आपने करना है वो कोई भी 4 आइटम, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आइटम्स जो है उनमें वेम्पायर लोड हो. तो आपने 4 ऐसी डिफरेंट आइटम्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेना है.
ठीक है, मिनिमम 4 आर रिक्वायर्ड, दैट शुड बी डिफरेंट आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू यूज। ठीक है, फिर आपने फाइंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वेम्पायर लोड इन अ डे फॉर ईच आइटम, कितने घंटे तक वेम्पायर लोड जो है वो हो रहा है बेसिकली उसमें से पास। आपने यहाँ पे 4 आइटम सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, 3 दिन की आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, 3 दिन की रीडिंग्स की ऑब्जर्वेशन की एवरेज लेंगे। फिर आपने कैलकुलेट डेली, मंथली एंड ईयरली वेम्पायर लोड ऑफ ईच आइटम आइडेंटिफाइड इन सीरियल नंबर 2। आपने जो नंबर ऑफ आवर्स किए हैं उसकी डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पे उस लोड को कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट टोटल वेम्पायर लोड ऑफ ऑल आइटम्स ऑन डेली, मंथली, इनका सम कर लेना है, उसका रिजल्ट डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पे कर लेना है, चारों आइटम्स का कंबाइन हो जाएगा। मंथली एंड ईयरली बिल, जितना आपके पास जो लोड आता है उसको आपने देखना है कि वो कितने यूनिट्स बनते हैं, यानी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना उसकी वजह से आपके बिल में यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जब आपको यूनिट्स का पता चल जाएगा तो आप यूनिट रेट अप्लाई करेंगे 12 रुपीज़, और आप जो है वो बता देंगे कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। एक है कि यूनिट्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं, सेकेंडली यूनिट्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में फिर कन्वर्ट करके देखेंगे कि कितने उसकी वजह से बिल में एडिशन हो रहा है। Now the 7th point is engineering technology application to lower eliminate vampire load in each item as identified in serial 2 separately। आपने हर आइटम का जो चारों आइडेंटिफाई किए हैं उसमें से देखना है कि कैसे उस वेम्पायर लोड को टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन से हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। जो आपने 4 आइटम्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं उन चारों को सेपरेटली स्टडी करके आपने बताना है कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से कैसे वेम्पायर लोड को हम या तो कम कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट टोटल रिडक्शन इन वेम्पायर लोड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एज मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 7। जब आपने इसको कर लिया, सीरियल नंबर 7 को अप्लाई कर लिया, तो उसकी वजह से जो रिडक्शन हुई उसकी आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, Calculate total reduction in electricity bill after implementation of engineering technology application as mentioned in serial 7। उसकी वजह से आपके जो बिल में रिडक्शन आप फाइंड कर लेंगे, 12 रुपीज़ ही यूज़ करेंगे कि उसकी वजह से आपके बिल में कितनी रिडक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। ये थ्योरेटिकली आपने करना है, गिविंग द रेफरेंसेस कि कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिली है। नोट में क्या है कि वेन्यू विल बी योर हाउस, हॉस्टल अपने घर में देख लें, हॉस्टल में देख लें, जो जो अभी कोई अगर इफ़ देर इज समवन, तो वेर एवर यू आर लिविंग वहीं पे देखें कि कौन सी आइटम्स जो हैं वो उनमें वेम्पायर लोड है ड्रा कर रही हैं। ऑल एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मस्ट बी हाईलाइटेड। रेफरेंसेस आपने सारे देने हैं, डायग्राम्स, पिक्चर्स, लिंक्स ऑफ रेलिवेंट वीडियोस, रेफरेंस मटेरियल्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनेक्चर। ये सारी आपको बताया गया। 8 to 12% इसके मार्क्स हैं। रिपोर्ट किसी के साथ शेयर ना करें, आपकी अपनी रिपोर्ट होगी। प्लेजरिज्म पॉलिसी विल बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। टाइटल पेज पे आपकी सारी अपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टाइटल पेज के अलावा जो फर्स्ट पेज जहाँ पे आप आंसर करना शुरू करेंगे उसके टॉप राइट कॉर्नर पे आप अपना नाम और सिंडिकेट मेंशन करेंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपने सॉफ्ट कॉपी जमा करवानी है, एलएमएस बाय ड्यू डेट एंड टाइम। फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट आप ये रखेंगे। डेडलाइन के बाद कोई सबमिशन नहीं है। बी रेडी फॉर वाइवा प्रेजेंटेशन दैट विल बी अनाउंस्ड इफ रिक्वायर्ड। तो ये काम आपको, रिपोर्ट जो आपने काम किया है वो पता भी होना चाहिए क्या काम है, और उसका वाइवा प्रेजेंटेशन या किसी भी तरह उसको इवेल्युएट किया जा सकता है। जी आप पूछें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई। सर वाइवा 7 होती है? जी वाइवा का अनाउंस कर दिया जाएगा अगर वाइवा रिक्वायर्ड हुआ। अगर मैंने समझा कि आपसे वाइवा रिक्वायर्ड है तो फिर वाइवा अनाउंस करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स वो सेपरेट होगा क्योंकि असाइनमेंट जो है वो आपकी इंडिविजुअल है, इट इज नॉट ग्रुप वर्क। खबर हो रहा है
आप थोड़ा सा इस पे सर्च करेंगे, देन यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया कि ये आपसे क्या पूछा जा रहा है और आपने कैसे करना है। ठीक है, आपको मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि क्या आप लोगों ने जो है वो सबमिट क्या कुछ करवाना है। सो दैट इज़ योर असाइनमेंट नंबर 1 एज पर द रिक्वायरमेंट, जो कि आप काम करेंगे and you will submit the report within deadline. Okay, that's end of my today's class. You may have quiz on Wednesday, so be ready for that one as well. आपका वेनेसडे को क्विज हो सकता है, वो मैं अनाउंस कर दूंगा आपके सीआर के साथ टाइमिंग्स। दैट विल बी जो आपके लेक्चर नंबर 3 तक हमने किया था, 4th, 5th, 6th, 3 लेक्चर उसमें शामिल होंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4, 5th एंड 6th। ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।